लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। काश दुनिया समझ पाती ये झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। मेरी आंखों के सामने मौजूद हजारों की तादाद में नंदूरबार में मोहब्बतों की फजा बुलंद रखने वाले यहाँ के शहरी। बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि नंदूरबार आऊंगा। कई बार मुशायरों के हवाले से दावतें भी आई, बुलाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन मौका नहीं लग सका कि मैं आ पाऊं। लेकिन इस बार जब चंद्रकांत भाई ने ये कहा कि इमरान भाई आपसे मेरी कभी मुलाकात नहीं है, फोन पर जब इन्होंने बात करी और ये कहा कि इमरान भाई मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे चुनाव हो रहा है और आप की आमद हो जाए तो अच्छा रहेगा। न जाने क्या इस शख्स की आवाज में एक अजीब सी सादगी थी कि जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं चला जाऊं। मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी का 25 पैसे का मेंबर नहीं हूं, लेकिन आज यहाँ खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने के कुछ मायने हैं। मैं अपने चाहने वालों से कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करने आया हूं। मैं शायर हूं, मेरा काम शायरी है, लेकिन आप भी इस बात के गवाह हैं। आप जानते हैं कि पिछले 7-8 साल में जहां भी जब भी जरूरत पड़ी है, मैंने आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करने की कोशिश करी, बिना डरे, बिना झुके, बिना घुटने टेके लड़ता रहा हूं तन्हा अकेला, क्योंकि शायद खुदा ने मुझे इसीलिए पैदा किया है। आज यहां खड़ा हूं तो इस खड़े होने का मतलब बहुत बड़ा है। मुसलसल पिछली 6-7 रातों से जाग रहा हूं, भाग रहा हूं। गुजरात था रात में, अहमदाबाद कैंपेन में, फिर वहां से सड़कों का सफर करके आप तक पहुंचा हूं। गुजरात के विकास के मॉडल का इतना जिक्र सुना करते थे, लेकिन आते हुए सड़कें ऐसी थी कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि सफर कर रहा हूं या आखिरी सफर कर रहा हूं। लेकिन पहुंच गया हूं आपके बीच में। मैं क्यों खड़ा हूं यहां पर? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। मैं जानता हूं बिखरने के मायने क्या होते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि आप तरक्की वाले सब आसार बचाए रखिएगा। बहुत बड़ी तादाद में वहां तक लोग इकट्ठा हैं। मैं सबसे चाहता हूं कि थोड़ी देर आपकी शिरकत हो। मैं थोड़ी थोड़ी शायरी भी कर लूं, थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू भी कर लूं आपसे कि आप तरक्की वाले सब आसार बचाए रखिएगा। अमन मोहब्बत वाली ये दीवार बचाए रखिएगा। अमन मोहब्बत वाली ये दीवार बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से। अब अगला मिसरा अगर सच लगे तो मोहर लगा के बताइएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से। आप दरिंदों से ये नंदुरबार बचाए, दरिंदों से ये नंदुरबार बचाए रखिएगा। प्यार मोहब्बत वाली ये दीवार बचाए रखिएगा। कुछ ताकतें ऐसी हैं जिनका काम ही है समाज को बांट देना, अलग कर देना, लाइन खींच देना। एक तरफ कुछ लोग खड़े हो जाएं, एक तरफ दूसरी जमात खड़ी हो जाए, उस तरफ से दूसरा नारा उठे और इस तरफ से दूसरा नारा उठे और सड़कों पर आगजनी हो ताकि उनकी दुकानें चलती रहें। आप बहुत समझदार लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं। आपके शहर की तरक्की ये बता रही है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं। सलाम है। मैं जब
नंदूरबार में इंटर कर रहा था, तो जिस खूबसूरती के साथ और जिस प्लान तरीके से ये शहर बसा है, उसे देख करके मैंने अहमद से कहा कि अहमद, यकीनन यहाँ के लोग हमारे आपकी सोच से 10-20 साल आगे के लोग हैं, यकीनन बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने का मतलब समझिएगा। मैंने आपसे कहा ना कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और मुझे पता है बिखरने का मतलब क्या होता है। हम बिखरे, और जब हम बिखरे तो हम पर एक जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया गया। ये बिखरने का असर हुआ है। इस बार भी आपको बिखरने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। इस बार भी ये चाहा जा रहा है कि आप बंट जाएं। इस बार भी ये चाहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हो जाए, नारे लगाने वाले एक तरफ हो जाएं, दूसरी तरफ नारे लगाने वाले एक तरफ हो जाएं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं साहब कि नहीं, ये हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत सा हिंदुस्तान है। मैं इलाहाबाद में रहता हूं, मैं गंगा और यमुना के शहर में रहता हूं जहां संगम होता है। हिंदू धर्म के हिसाब से 2 नदियों का संगम होता है और उस संगम से सरस्वती उपजती है, और हिंदू धर्म के हिसाब से वो बड़ा खूबसूरत सा शहर और बड़ा धार्मिक तौर पर बड़ा मोतबर शहर माना जाता है। मैं वहां से आया हूं, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं जो इस हिंदुस्तान की आज की जरूरत है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। जो मेरी नई नस्ल खड़ी है, मैं उससे भी गुजारिश कर रहा हूं। यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो मुझसे इत्तेफाक रखते हैं। हो सकता है मेरी आवाज ऐसे लोगों तक भी पहुंच रही हो जो शायद मुझसे इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि अगले आने वाले 20 मिनट मुझे सुने। मुझसे इत्तेफाक रखते हो या न रखते हो, लेकिन मुझे सुने। सुनने के बाद अगर उसके बाद आप इत्तेफाक न रखिएगा तो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे सुने 20 मिनट कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की मनीष से और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। चंदूबाई ने जो बातें बताई, उनकी आवाज में न जाने क्या सच्चाई है कि उस पर एतबार करने का मन करता है। और उनकी कही गई एक एक बात पर जिस तरह आपने तालियां बजा करके उनकी तारीफ करी है, वो भी ये बात बताती है कि कहीं ना कहीं उनके लहजे में, उनकी किरदार में सच्चाई जरूर है। वरना साहब, हम तो ऐसे सूबे से आते हैं जहां सियासत और सियासत करने वालों का एकदम अलग ही मामला है। एक शख्स जो आपके बीच में रहता है, एक शख्स जो ये दावे के साथ कहता है कि 24 घंटे मेरा मोबाइल खुला है, आप जब चाहें फोन कर सकते हैं। जब मुझे यहाँ आना था, मैंने यहाँ आने के लिए फेसबुक पर अपडेट किया तो बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि नहीं साहब आप ना आइए, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। फिर मैंने अपने तौर पर, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैंने जब उनसे जानने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि इमरान भाई, चंदू साहब का सिर्फ एक कसूर है, चंदू भैया का सिर्फ एक कसूर है कि वो दोनों मजहबों को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं साहब, ये दौर तो ऐसा ही है कि वो जो नफरत वाली ताकतें काबिज हैं, वो जो नफरत वाली ताकतें इस मुल्क को बांट देना चाहती हैं, अगर उनकी राह में दीवार बन करके कोई शख्स खड़ा हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस दीवार को सहारा देने की कोशिश करूं, उसे और मजबूत करने की कोशिश करूं। क्योंकि हिंदुस्तान नफरतों से नहीं चलता है साहब। ये बड़ा खूबसूरत सा मुल्क है और इस मुल्क को समझने के लिए बहुत दिल खोल करके इस्तकबाल करना पड़ेगा चीजों का, तब जाके शायद हम इस मुल्क की खूबसूरती को समझ सकें। मैं यहाँ इसलिए भी खड़ा हूं साहब कि आपसे बस इतना कहना है कि सियासत में हो सकता है कि इतने दिन से वो काबिज हैं तो थोड़ी सी आपकी नाराजगी भी हो, ये हो सकता है कि थोड़ा मनमुटाव भी हो, ये हो सकता है कि बहुत सारे बार ऐसा मामला आया हो
کہ آپ کے نیتا نے, آپ کے رہبر نے آپ کے حساب سے بیان نہ دیا ہو، بولا نہ ہو، لیکن آج جب لڑائی بہت بڑی ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر انداز کی جاتی ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ نندوربار کا الیکشن صرف نندوربار تک محدود ہے۔ نندوربار پر پورے ملک کی نظریں ہیں، اور آپ کی سیما جہاں پر سٹتی ہے، آپ کی سرحد جس صوبے سے سٹتی ہے، وہاں کے لوگوں کی بھی نظریں آپ پر ہیں۔ اور آپ یہ جان لیجئے کہ پچھلے سال بھر میں اس ملک میں جو ماحول بنانے کی کوشش کی گئی ہے، پچھلے 2-2.5 مہینے میں اس ماحول کو اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب نے جواب دینے کا کام کیا ہے۔ نفرت والی طاقتیں مسلسل کمزور پڑ رہی ہیں۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، میں ادھارن دیتا ہوں کہ نفرت والی طاقتیں مسلسل کمزور پڑ رہی ہیں۔ جے این یو کا چناؤ ہوا، چھاتر سنگھ کا، اسٹوڈنٹ یونین کا، بہت دن سے قابض وہاں پر لیفٹ ہے، وہاں جیتنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن دلی یونیورسٹی میں پچھلے 3 سال سے قابض تھی نفرت والی طاقتیں، اس بار ان کا سوپڑا صاف ہو گیا، کانگریس نے وہاں پر جیت درج کری۔ اس کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی سے تھوڑا سا آگے جائیے، بنارس، جہاں سے آپ سانسد ہیں آدرنی پردھان منتری جی، وہاں کاشی ودیا پیٹھ جو سنسکرت کا وشو ودیالیہ ہے، وہاں پر چناؤ ہوا، وہاں کانگریس اور اس سے جڑے نردلی لوگوں نے جیت درج کری۔ الہ آباد وشو ودیالیہ جہاں کا میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں، وہاں پر نفرت والی طاقتوں کی ہار ہوئی۔ حیدرآباد جہاں پر حیدرآباد وشو ودیالیہ میں چھاتر سنگھ کا چناؤ ہوا، وہاں پر نفرت والی طاقتوں کی ہار ہوئی۔ اور تو اور پنجاب گرداسپور ایک لوک سبھا سیٹ ہے جو ونود کھنہ صاحب کے مرنے کے بعد خالی ہوئی، وہاں صدیوں بعد، میں یوں کہوں کہ صدیوں بعد کانگریس 2 لاکھ ووٹ سے چناؤ جیت کر کے بائی الیکشن آئی۔ اور تو اور بہت دور مت جائیے، آپ کے پڑوس میں ایک جگہ ہے ناندیڑ، جہاں 81 میں 73 سیٹیں کانگریس نے جیتی ہیں۔ نفرت والی طاقتیں مسلسل کمزور پڑ رہی ہیں۔ میں اس لیے ان ساری جگہوں کے نام گنا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ نہیں، جو قابض ہو گئے ہیں اب وہ ہٹیں گے نہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں صاحب کہ حکومتیں کفر پر تو قابض رہ سکتی ہیں لیکن ظلم پر قابض نہیں رہ سکتی۔ بدلاؤ کا دور شروع ہوا ہے، اور میں تو 4-5 دن سے گجرات دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ گجرات میں تو چپے چپے پر بچہ بچہ نعرہ لگا رہا ہے کہ کانگریس آوے چھے، کانگریس آوے چھے، نعرہ لگ رہا ہے وہاں پر۔ نندوربار پر بھی لوگوں کی نظریں ہیں۔ آپ نندوربار میں یہ مت سمجھیے گا کہ آپ صرف کارپوریٹر چن رہے ہیں یا میئر چن رہے ہیں، آپ کی دبائی گئی ایک ایک بٹن آنے والے وقت میں 2019 میں بدلاؤ کی عبارت لکھنے جا رہی ہے۔ میں اس لیے بھی آپ سے گزارش کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ نہیں صاحب، میں بدلے ہوئے راہل کو دیکھ رہا ہوں۔ میں مسلسل اس بیچ یہ راہل کا ہی ڈر ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں صاحب۔ میرے 4 مصرے سنیے گا کہ جب جب ڈور پتنگ سے کٹنے لگتی ہے، جیسے ہی ڈور اور پتنگ آتی ہے آپ کے اندر سے چیخ نکل آتی ہے، لیکن یہ ڈور اور پتنگ دوسری والی ہے، سمبولک طور پر، کہ جب جب ڈور پتنگ سے کٹنے لگتی ہے۔ ہاردک ابھینندن چل رہا ہے گجرات میں، وہاں ایک نعرہ چلتا ہے نا کہ کچھ دن تو گزاریے ہمارے گجرات میں۔ تو میں وہاں گیا تھا تو میں نے کہا بھائی یہ میں نے امیتابھ بچن کے منہ سے بڑا نعرہ سنا ہے کہ کچھ دن تو گزاریے ہمارے گجرات میں، اس میں ایک لائن ایڈ کر لیجئے کہ کچھ دن تو گزاریے گجرات میں، سی ڈی بنا کے دے دیں گے آپ کے ہاتھ میں۔ تو میں نے یہ مصرے کہے کہ جب جب ڈور پتنگ سے کٹنے لگتی ہے، تب تب کوئی سی ڈی بٹنے لگتی ہے۔ یہ راہل کا خوف ہے کہ بس ایک دن میں صاحب کی جی ایس ٹی گھٹنے لگتی ہے، صاحب کی جی ایس ٹی گھٹنے لگتی ہے، صاحب کی جی ایس ٹی گھٹنے لگتی ہے۔ نندوربار کی غیور عوام، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست میں کبھی کبھی کچھ کڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں۔
है कि चंदू भैया ने मौके के हिसाब से कुछ कड़े फैसले लिए हों, जिन्होंने जरा सा आपके दिलों में ठेस भी लगाई हो। लेकिन अशोक साहिल ने कभी एक शेर कहा कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। और सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें कई चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है, कई चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो दौर है, ये नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आने का दौर नहीं है। मेरी नई नस्लों में आपसे मुखातिब हूं, मैं आपके जज्बात समझता हूं। मैं ये जानता हूं कि आपके दिल में वो जज्बात है कि आप एक नारा सुनते हैं और उबल आते हैं। मैं कद्र करता हूं आपके जज्बों की, लेकिन ये जो दौर है, ये सड़कों पे नारे लगाते हुए उतरने का नहीं, बल्कि हिकमत के साथ सियासत करने का दौर है। आपको हिकमत अमली को समझना पड़ेगा, आपको वक्त की रफ्तार को समझना पड़ेगा। जो वक्त की रफ्तार और वक्त की चालों को नहीं समझते, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त की रफ्तार को नहीं समझ सके, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। नंदूरबार वालों, आपको वक्त की हिकमत को समझना पड़ेगा। आप ये मत समझिएगा कि आपके एक और की कोई अहमियत नहीं है, बहुत बड़ी अहमियत है। इसलिए जज्बात से काम मत लीजिए, दिमाग से काम लीजिए, हिकमत से काम लीजिए। एक नफरतों की जो ताकतें हैं, वो मोहब्बतों के काबे को ढहा देना चाहती हैं, इस मुल्क का ताना बाना तोड़ देना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर के इस मुल्क में रहें, वो चाहते हैं कि बंटवारा हो जाए। वो आपके नफरतों के सौदागर जो लोग हैं, वो मोहब्बतों का काबा ढहा देना चाहते हैं। ये जो आपके हाथ में बटन दबाने की ओर देने की ताकत है ना, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अबाबीलों के हाथ में कंकर था। इसका मतलब समझिए, 13 तारीख को जब कतारों में लगने के लिए जाइएगा, तो ये तकरीरें, ये नारे, ये सियासी जुमले, ये लंबी लंबी लफ्ज़ी भरी बातें, इन्हें दरकिनार रख दीजिएगा। कतारों में खड़े होइएगा तो ये याद रखिएगा कि इसी मुल्क में एटीएम में कतारें लगवा करके 125 से ज्यादा लोगों को मारा गया है। उसका बदला लेना है आपको बदला लेना है। जो छोटे छोटे कारोबारी परेशान है जीएसटी की वजह से, उसका बदला लेना है आपको। बदलाव की एक नई इबारत लिख देना है। और उस सबसे भी बड़ी बात, सारी तकरीरें, सारी लफ्ज़ियां एक तरफ, आपको नंदूरबार के विकास के लिए वोट देना है। और इस पर कोई दो राय नहीं कि चंदू भैया ने काम तो किया है। इस बात की गवाही आपका शहर दे रहा है, इस बात की गवाही आपके बुजुर्ग दे रहे हैं, इस बात की गवाही पुरानी पीढ़ी दे रही है। मैं मुखातिब हूं अपनी नई नस्लों से। आइए एकजुट होइए, क्योंकि मैंने बिखरने का नुकसान देखा है। मैं उस उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं जहां हमने असेंबली के इलेक्शन में भी बिखरने का नुकसान देखा, और अभी हाल फिलहाल जो निकाय चुनाव हुए उसमें भी हमने बिखरने का नुकसान देखा है। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आइए एकजुट होइए। एकजुट नहीं होंगे तो आप बिल्कुल उत्तर प्रदेश जैसी हालत में आ जाएंगे। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, बड़ी मोहब्बतों के साथ बड़ी तादाद में आप लोग इकट्ठा हुए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। भाइयों बहनों, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं चंदू भैया कभी कभी सोचता हूं, जब वो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो फिर इतने शौचालय क्यों बनवा रहे हैं? लेकिन बनवा रहे हैं, खाने भी नहीं देंगे और शौचालय भी बनवा रहे हैं। तब मैंने बड़ी मोहब्बत से 4 मिसरे कहे कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। जहां से वहां तक आपकी तालियों का शोर उठे। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को
हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। मैं पिछले दिनों नांदेड़ के इलेक्शन में रहा 3 दिन। अशोक चौहान साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और वहां रहा और वहां की आवाम से लगातार मुखातिब रहा। मैंने वहां लोगों से अपील करी थी कि बहुत सारी नई नई ताकतें आपके सामने आएंगी और वो नई ताकतें आपको जोश जज्बे जज्बात वाली बातें करेंगी और आप जोश में आ भी जाते हैं, क्योंकि सलाम है आपकी सादगी को, सलाम है आपके जज्बे को कि आप जज्बात वाले लोग तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको सियासत नहीं आती, हमें सियासत नहीं आती, ये एक सच बात है। लेकिन आज जो दौर बदला है वो बड़ा खराब सा दौर है। इस दौर में इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब और सेकुलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी जितना चंदू भैया की है उतना ही इमरान की भी है, जितना परवेज साहब की है उतना ही किसी अशोक साहब की है, क्योंकि मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं मेरे अपने लोगों, यहाँ बड़ी तादाद में मेरे अपने लोग बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करते हुए एक बात कहता हूं कि एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। जिस तरह इस वक्त नफरतों की आग लगी है और इस नफरतों की आग को भड़काने में तमाम ताकतें हैं, उसमें हमारे आपके भी कुछ लोग हैं, उनके भी कुछ लोग हैं। सबको पहचानना पड़ेगा, सबको पहचानना पड़ेगा। आप अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में बैठे थे अपने साथियों के साथ, एक यहूदी पहुंचता है और आपके सामने मस्जिद नबवी में पेशाब करने लगता है। सहाबी दौड़ते हैं उसको मारने के लिए, रोकने के लिए। अल्लाह के रसूल सबको मना करते हैं, उससे कहते हैं भैया मस्जिद अल्लाह की इबादत का घर है, पेशाब करने की जगह नहीं है। सहाबियों से कहते हैं पानी लाओ और इसे साफ करो। उसे बुला के प्यार से बैठाते हैं और कहते हैं मस्जिद इबादत की जगह है, पेशाब करने की जगह नहीं। आपका हुस्न अखलाक था कि वो आपके कदमों में गिर पड़ता है और कहता है मैं तो देखने आया था कि मोहम्मद का किरदार कैसा है, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। उन्हीं अल्लाह के रसूल ने आपके सामने हिकमत अमली की इंतहा करके दिखाई है। मैं जो बार बार हिकमत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं उसके मायने समझो मेरे अपनों। हिकमत अमली के इंतहा करके दिखाई है। आप जिनके सदके में पूरी दुनिया बनी, पूरी कायनात बनी। जब मक्के में चारों तरफ से आपके खिलाफ साजिशें शुरू हुई तो आपने हिजरत किया मदीने। आप चाहते तो अल्लाह की तरफ एक इशारा भी करते तो आपके दुश्मन न जाने कहां नेस्त नाबूद हो जाते, लेकिन आपने हिजरत करके दुनिया को बताया कि हिकमत अमली कोई चीज होती है। आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के रसूल पैदल मक्के से मदीने का सफर करते हैं। चाहते तो बुर्राक एक वक्त के सेकंड के लाखवें हिस्से में आपको ले जाकर छोड़ देता, लेकिन आप पैदल सफर करते हैं दुश्मनों से बचते हुए। हिकमत अमली की इंतहा है। आप अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सुला के जाते हैं ताकि दुश्मनों को भरम रहे कि आप सोए हुए हैं। मकड़ी जाला बुन देती है गार में ताकि दुश्मनों को भरम हो कि आप यहां नहीं आए। हिकमत अमली की इससे बड़ी इंतहा क्या हो सकती है, वो आपके नबी ने करके दिखाया है। आपको इस दौर में बहुत समझदारी से काम लेना है। मुल्क में आग लगी हुई है नफरतों की, जिस तरह जंगल में आग लगी थी। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते आशियाने को देख रही। मेरी इस कहानी को सुनिएगा, ये आपके किताब से जुड़ी हुई बात है। नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ करके पड़ोस के जंगल में तालाब था, उस तालाब पर गई और अपनी चोंच में जितने बूंद पानी भर सकती थी पानी भर करके उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई और अपनी चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर वापस लौट के गई, फिर पानी भर करके लेके आई, फिर वापस लौट के गई, फिर पानी लाके दहकती आग के ऊपर छोड़ दिया। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की एक डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों भी गौरैया, तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? आग को भी तंज किया जाता है। अब गौरैया के जवाब को अपना जवाब समझिएगा। गौरैया ने कहा, मुझे ये पता है कि मेरे 2
से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना हो, लेकिन मुझे उससे भी बड़ी बात ये पता है कि कल जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी, जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं इसलिए आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं कि नफरतों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। नफरतों ने जज्बात में आकर के जब जब हमने सड़क पर उतरने का फैसला किया, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। मोहब्बतों से लेकर के एक शख्स चल रहा है इस समाज को, तो आइए चंदू भाई का साथ दीजिए। और इंशाअल्लाह मैं इनसे पहली बार मिला हूं, अब मुलाकातें होती रहेंगी। एक जमानत के तौर पे आपसे कह रहा हूं कि इससे पहले हर बार जब भी जरूरत पड़ी है चंदू भाई ने आपका साथ दिया, और आज इमरान भी जमानत के तौर पे यह बात कहता है कि जब भी आपके किसी ऐसे मसले पर जब आप चंदू भाई से किसी मदद की उम्मीद रखेंगे और चंदू भाई अगर खड़े होने से मना करेंगे, तो इमरान आपसे वादा करता है कि सबसे पहले उनका दामन इमरान पकड़ेगा कि नहीं, मेरे कहने पर मेरे अपने लोगों ने, आपके अपने लोगों ने आपका साथ दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबको साथ लेके चलें। और शायद चंदू भाई की ताकत भी यही है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वोट देने जाइएगा कतारों में लग करके, तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ कॉर्पोरेटर चुन रहे हैं, ये मत समझिएगा कि आप सिर्फ मेयर चुन रहे हैं, ये समझिएगा कि आपका दबाया गया एक एक बटन, आपका दिया गया एक एक वोट इस मुल्क में नफरतों के खात्मे का काम कर रहा है। इसलिए नंदूरबार वालों आपसे गुजारिश है, मैं आखिरी, मेरा ख्याल है अजान का वक्त होने वाला है, मैं सिर्फ 4-6 मिसरे और पढ़ देता हूँ। आज शायरी सुनाने नहीं आया हूँ, आज सिर्फ आपसे गुफ्तगू करने आया हूँ। शायरी तो जीत के जश्न में सुनाने आऊंगा, ये आपसे वादा करता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नांदेड़ में जब गया था तो ये वादा करके आया था कि नांदेड़ में जिस बूथ से सबसे ज्यादा वोट से जो कैंडिडेट जीतेगा, इंशाल्लाह उस नुक्कड़ पर जाकर के जितनी देर नांदेड़ चाहेगा शायरी सुनाऊंगा। बहुत जल्द अपना वादा पूरा करने वहां जा रहा हूं। आज यहाँ भी ये वादा करता हूं कि बहुत दिन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नंदूरबार आऊं और वहां की आवाम से मिलूं। आज वो ख्वाहिश थोड़ी सी पूरी हुई है, पूरी तरह पूरी नहीं हुई है। मेरे अंदर भी एक प्यास बाकी है, और उस प्यास को इंशाअल्लाह, आपकी प्यास को और अपनी प्यास को, दोनों को निभाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए, जिस भी बूथ से चंदू भाई सबसे ज्यादा, भाभी सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीतती हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस इलाके में आऊं और आपको बहुत कुछ सुनाऊं। तो जो प्यार करते हैं, मैं जानता हूं आप, मैं जानता हूं कि रातों की तन्हाई में कभी कभी आप मेरी नजीब की नज्म सुन के रोए भी होंगे। मैं ये जानता हूं कि जब मैंने मदरसे पर नज्म कही तो यहाँ बहुत सारे मदरसे के तलबा बैठे होंगे, तमाम जिम्मेदारान बैठे होंगे, जिन्होंने सुन के ये कहा होगा कि ये तो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह दिखता है, मेरे भाई की तरह दिखता है, और ये मेरे दिल की बात कह रहा है। जब मैंने फलस्तीन पर नज्म कही तो मेरे साथ आपके भी आंसू बहे हैं। मैंने कोशिश करी है कि लम्हा लम्हा आपके साथ खड़ा नजर आऊं। आज मैं यहाँ किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ चंदू भाई की अच्छाइयां आपसे बताने आया, और ये कहने आया हूं कि नहीं, बटिए मत, एकजुट होइए, क्योंकि एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। एक साथ खड़े होइए, क्योंकि पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा और मेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। और दोनों तरफ जो तलवारें निकाले खड़े लोग हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे,
ایک گزری ہوئی یاد ہو جائیں گے، ایک دوجے کے خون کی رہی پیاس تو لڑکے دونوں ہی برباد ہو جائیں گے۔ میرے دل تو ادھورا رہے گا سدا، تیرے دل میں ادھورا رہوں گا سدا، اس طرح سے تیرا اور میرا سنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے وپکش میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ جاتے ہیں اور گمچھا پہنا دیتے ہیں اور فوٹو کھینچ کے وائرل کرتے ہیں کہ یہ تو ہماری جماعت میں آ گیا، یہ تو ہماری پارٹی کا ممبر آ گیا۔ نہیں صاحب، انہیں بتائیے کہ رب نے بخشا ہے جو ایمان نہیں بکتا ہے، رب نے بخشا ہے جو ایمان نہیں بکتا ہے۔ بتائیے انہیں چیخ چیخ کر کے بتائیے کہ رب نے بخشا ہے جو ایمان نہیں بکتا ہے، یعنی اللہ کا فرمان نہیں بکتا ہے۔ اور وہ جو آٹو کے خریدار یہاں آتے ہیں ان سے کہنا کہ مسلمان نہیں بکتا ہے، کہ مسلمان نہیں بکتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک وعدے کو نبھانے کے لیے ووٹ کرو، ایک وعدے کو نبھانے کے لیے ووٹ کرو، اپنی دستار بچانے کے لیے ووٹ کرو، اب تلک سب کو جتانے کے لیے ووٹ کیا، اب کی قاتل کو ہرانے کے لیے ووٹ کرو، اب کے قاتل کو ہرانے کے لیے ووٹ کرو۔ میری گزارش ہے، اور اب میں آ گیا ہوں تو جو میرے چاہنے والے ہیں ان سے میری یہ التجا ہے کہ کہیں نہ کہیں میری عزت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، میری عزت بھی پھنسی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ نندور بار مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے آنے کا بھرم نہیں توڑے گا۔ میں یہ مصرع پڑھتا ہوں صاحب کہ میرے آنسو میرے غم رکھ لینا، اپنی پلکوں کو بھی نم رکھ لینا، میرے آنسو میرے غم رکھ لینا، اپنی پلکوں کو بھی نم رکھ لینا، چندو بھائی کو چتا کر پھر سے میرے آنے کا بھرم رکھ لینا، میرے آنے کا بھرم رکھ لینا۔ کچھ لوگ جو آپ کو اپنے ہونے کا حوالہ دے رہے ہیں، آپ کے اپنے پن کا حوالہ دے رہے ہیں، میں آج ان کے کرداروں سے پردے اٹھانے نہیں آیا ہوں، لیکن بس اتنا کہنے آیا ہوں کہ نہیں صاحب، آپ قریب جائیں گے، آپ قریب جا کر کے دیکھیں گے تو سب کے دامن بڑے داغدار سے ہیں۔ میں وہی عمران ہوں جس نے نظمیں کہی ہیں، میں وہی عمران ہوں کہ ایک وقت جب پوری دنیا میں ان کے حمایت میں بولنا جرم سمجھا جاتا تھا تب میں نے نظمیں کہی ہیں اور میں نے پڑھنے کا کام کیا ہے، لیکن ان دنوں میری آنکھیں کھلی ہیں صاحب، اور کھلی ہیں تو پھر میں یہاں کھڑا ہوں، اور کھڑا ہوں تو آپ یہ سمجھیے گا اور اپنے عمران پر یقین رکھیے گا کہ عمران کو نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ کبھی کوئی زبردستی اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ عمران نے ہمیشہ آپ کی آواز بن کے بولنے کا کام کیا ہے، جو کہتے تھے اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، حکومت بدلنے کے بعد سب کہتے تھے کہ اب چپ ہو جائے گا یہ شاعر ہی تو ہے، اب نہیں بول پائے گا، اب ڈر جائے گا۔ تب میں نے ان لمحوں میں کہا تھا کہ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو اس بات سے خوش تھے ہم سے لب نہ کھولا جائے گا، ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا۔ میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، میں نے آپ کے لیے کام کیا۔ وہ جو آپ سے آئیں گے بڑی بڑی لفاظیاں کر کے، تقریریں کر کے آپ سے ووٹ مانگیں گے، میرا تو غصہ صرف اس بات کا ہے کہ اس دیش میں 36 سے زیادہ موب لنچنگ کے نام پہ شکار ہوئے لوگ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے، ہماری لاشوں پر کھڑے ہو کر کے ووٹ مانگا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں، انصاف چاہیے، انصاف چاہیے۔ میں نے تو بہت قریب سے دیکھا ہے صاحب
کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے مطالبہ کرنے والا ہمارا کوئی نیتا کسی بھی موب لنچنگ کے شکار انسان کے گھر جا کے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تمہارے گھر میں چولہا جل رہا یا نہیں چل رہا. میں گیا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جب میں گیا تھا 85 سال کی بوڑھی دونوں آنکھوں کی نابینا پہلو خان کی ماں سے ملنے, تو آپ یقین کریں کہ اس گھر نے مجھے جس تخت پہ بٹھایا تھا وہ تخت 4 جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا. میں گیا تھا ان کی مدد کرنے کے لیے. الحمدللہ میں نے فیس بک کے ذریعے اپڈیٹ کیا تو آپ تمام چاہنے والے میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اور 23 لاکھ روپے کی مدد کر کے لوٹے ہم لوگ. میں نے صرف مائک پر کھڑے ہو کے لفاظیاں نہیں کی ہیں, میں نے اپنا خون دیا ہے, میں نے اپنا پسینہ بہایا ہے, میں زمین پر اتر کے گیا. میں گیا ہوں منہاج کے پریوار سے ملنے, میں گیا ہوں پہلو خان کے گھر والوں سے ملنے, میں نجیب کی ماں کو اپنے انہی کندھوں پر اس کا چہرہ رکھ کر کے اس کے ساتھ رویا ہوں. میں اس لیے آپ سے کہنے آیا ہوں کہ وقت بہت برا ہے, جذبات میں مت آئیے, پڑھیے لکھیے, تعلیم کو اپنی طاقت بنائیے, تعلیم کو اپنا ہتھیار بنائیے. ابھی یہ جو محبتوں کا ایک گہوارہ بنا ہوا ہے جس کی اگوائی چندو بھائی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. فٹ بال کا میچ ہوتا ہے تو ہر آدمی گول نہیں کرتا, پاس دینا پڑتا ہے. گول کوئی ایک آدمی ہی کرتا ہے. ہر آدمی گول کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ طاقتیں جیت جائیں گی جو نفرت والی طاقتیں ہیں. تو میری گزارش ہے آپ سے کہ بس حکمت, وقت, موقع, دستور سب سمجھیے. اور چندو بھائی جو بالکل چناؤ جیت رہے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ ان کا مارجن کم ہو. آپ بٹیں, اگر 200, 400, 500 لوگ بھی بٹتے ہیں تو بھابھی کے جیت کا مارجن کم ہوگا. اور میں نہیں چاہتا کہ مارجن کم ہو. جب پورا دیش دیکھ رہا ہے تو پچھلی بار اور اس سے پہلے بار جتنی بار اب تک, میرا خیال ہے بہت دن بعد آپ کے ہاں پبلک کے ذریعے میئر چنا جا رہا ہے, تو اس سے پہلے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو آپ آج وپکش میں کھڑے ہیں ان کے والد صاحب کو ہرایا ہے آپ کے پریوار میں. جب والد ہار چکے ہیں تو بچوں کی کیا, انہیں تو ہارنا ہی ہے. تو میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک بار پھر سے طاقت دیجئے, مضبوط کریے چندو بھائی کو, اور ایک نیا ہندوستان جو بننے جا رہا ہے اس کی کوشش میں, اس کی محنت میں, جس کے لیے میں بھی اپنی نیندیں قربان کر رہا ہوں, جس کے لیے میں بھی اپنا وقت قربان کر رہا ہوں, اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے. انشاءاللہ بہت جلد, چونکہ اذان کا وقت ہو رہا ہے, بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. 18 کو رزلٹ آئے گا, 14 کو ہی آ جائے گا. 14 کو رزلٹ آئے گا اور 14 کو ہی گجرات کا چناؤ ہوگا دوسرے چرن کا. تو 10 بجتے بجتے نندوربار جو رزلٹ دے دے گا, نندوربار کو اشارہ کر دے گا, اس کا اثر پڑوس میں پڑے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ واٹس ایپ فیس بک کا زمانہ ہے. کون سے وارڈ سے کون آگے چل رہا ہے اس کی خبر دلی تک جاتی ہے. ناندیڑ چناؤ کے دوران ناندیڑ والوں سے زیادہ نظریں دلی میں بیٹھی ہوئی طاقتوں کی ناندیڑ پر تھی کہ ناندیڑ کون جیت رہا ہے. اسی طرح سے آپ کے یہاں پر بھی نظریں آپ کے پڑوسی صوبے کی ہوں گی, اور ہو سکتا ہے جو بڑے والے بھائی صاحب ہیں وہ گجرات میں ہی اس دن کہیں ہو. تو پھر بتا دیجئے, جتا دیجئے کہ نہیں, اس دیش کا سیکولر انسان ایک بار پھر سے کھڑا ہے کانگریس کے ساتھ. اور ایک چیز جان لیجئے, یہ جو پنجہ ہے نا نفرت والی طاقتوں پر, یہی پنجہ شکنجہ کس سکتا ہے. باقی پتنگ وطن تو ڈور وور تو کٹتی ہی رہتی ہے. تو جمیل خیرآبادی کا بہت اچھا ایک شعر ہے کہ بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی, کبھی یہ سوچ ذرا ڈور کس کے ہاتھ میں ہے. بس میرا اشارہ سمجھیے گا, میرے آنے کا مقصد سمجھیے گا. اور ابھی 8 بجے الہی چوک پر, چوک بھی ہے تو الہی چوک ہے, تو الہی چوک پہ ابھی یہاں تو میں نے آپ سے بہت ساری اپیل کری ہے, جو ساتھی وہاں آ سکیں آئیں. انشاءاللہ وہاں کو شاعری سنانے کی کوشش کروں گا جس سے میرا بھی قرض تھوڑا سا اتر سکے, جو ہزاروں کلومیٹر کا سفر آپ کے بیچ میں کر کے آیا.